प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यूएनओ के प्रमुख अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यास परिषद की चर्चा की थी। आज हम इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यदि हम सामान्य परिचय देखें तो इसका मुख्यालय हेग में स्थित है और जिस बिल्डिंग में इसका मुख्यालय है उसको हम पीस पैलेस के रूप में जानते हैं। इसके कुल जो पक्षकार देश हैं वो यूएनओ के समस्त सदस्य देश हैं, इसलिए इसके कुल पक्षकार देशों की संख्या 193 है। आधिकारिक जो भाषा हैं वो दो हैं, अंग्रेजी और फ्रांसीसी, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अब्दुल कावी यूसुफ। यदि इसका हम सामान्य परिचय पर प्रकाश डालें तो यूएनओ के चार्टर के अध्याय 14 में अनुच्छेद 92 से लेके अनुच्छेद 96 तक इस न्यायालय का विस्तार से उल्लेख किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है और यह यूएनओ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत हुई है। इसका उद्घाटन अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 ईस्वी को हुआ था। इस न्यायालय ने लीग ऑफ नेशंस अर्थात राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल पीस की जगह ले ली थी। न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है और इसका अधिवेशन छुट्टियों को छोड़कर सदा चालू रहता है। न्यायालय की प्रशासन व्यय का भार संयुक्त राष्ट्र संघ पर है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संरचना की चर्चा करते हैं। चार्टर के अनुच्छेद 7 में स्पष्ट लिखा हुआ है, जिसकी चर्चा मैं पिछले वीडियो लेक्चर में भी की थी, कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है। चार्टर के अनुच्छेद 92 के अनुसार यह अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग है तथा चार्टर के साथ जुड़ी संविधि पर आधारित है, जो विद्यमान चार्टर का एक अभिन्न अंग है। संविधि कहते हैं स्टैट्यूट। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समस्त प्रावधान हैं उसका एक अलग चार्टर है जिसको हम कहते हैं स्टैट्यूट अर्थात संविधि, और उस संविधि को चार्टर का अभिन्न भाग मान लिया गया था। चार्टर के अनुच्छेद 93 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के पक्षकार हैं। वह राज्य भी जो यूएनओ का मेंबर नहीं है अर्थात यूएनओ का सदस्य नहीं है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर तथा महासभा द्वारा निर्धारित मतों के मानने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का पक्षकार हो सकता है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों के निर्वाचन की पद्धति को जानते हैं, जो अलग विशिष्ट प्रकार का निर्वाचन पद्धति है। ये देखिए आप, ये वो फोटो है जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज बैठ करके निर्णय करते हैं। हेग में जो इनका कक्ष है जहाँ कोर्ट में बैठ के अपना निर्णय करते हैं, मामलों को सुनते हैं, वो ये है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 13 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 जज होते हैं, जिनका चुनाव महासभा तथा सुरक्षा परिषद मिलकर करती हैं। यह न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं तथा अपनी कार्य अवधि की समाप्ति के बाद पुनः निर्वाचित किए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 8 से लेकर 12 तक में न्यायाधीशों के निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है। मैंने आपको अभी पूर्व में बताया था कि न्यायालय की समस्त प्रक्रिया का विवरण इस न्यायालय की एक संविधि है, स्टैट्यूट है, उसमें दिया हुआ है। उसके अनुच्छेद अलग हैं और ये संविधि यूएनओ के चार्टर का अभिन्न अंग बना दी गई है और चार्टर में प्रावधान अलग दिए हैं। तो ये जो निर्वाचन प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों की है, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 8 से 12 तक दी गई है। न्यायाधीशों का निर्वाचन महासभा तथा सुरक्षा परिषद अलग अलग करती हैं, स्वतंत्र रूप से करती हैं तथा यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों द्वारा उन समान व्यक्तियों को निर्वाचित नहीं किया जाता है। यहाँ आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जिस प्रकार अन्य जो अंग हैं, उन अन्य अंगों के निर्वाचन में सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा अपने बहुमत से उन सदस्यों को निर्वाचित करती है, उनका मनोनयन करती है, चुनती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रक्रिया भिन्न है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 8 से लेकर 12 तक की जो प्रावधान हैं, उन प्रावधानों में ये स्पष्ट कहा गया है कि महासभा और सुरक्षा परिषद स्वतंत्र रूप से अपने अपने निर्वाचन प्रक्रिया को चलाते रहेंगे और ये प्रक्रिया जब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों अंग स्वतंत्र रूप से समान व्यक्तियों पर सहमत नहीं हो जाते हैं।
और जैसे ही समान व्यक्तियों पर सहमत हो जाते हैं, वो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज के रूप में निर्वाचित मान लिए जाते हैं। न्यायाधीशों का निर्वाचन, जैसा बताया मैंने आपको, महासभा और सुरक्षा परिषद अलग अलग करती है, और उनकी समान सहमति जब समान व्यक्तियों पर हो जाती है तो व्यक्ति निर्वाचित मान लिया जाता है। अब यह प्रथा बन गई है कि 5 न्यायाधीश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के होते हैं। और आपको मालूम है कि सुरक्षा परिषद में जो स्थायी देश हैं वो हैं अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस। इन पांचों देशों के एक एक सदस्य, कुल मिलाकर 5 सदस्य इसके मेंबर जज होते ही हैं। इसके अलावा न्यायालय की संरचना इस तरह की होती है कि लैटिन अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया का उसमें प्रतिनिधित्व हो, जिससे कि संसार की मुख्य सभ्यताओं के प्रकार तथा प्रमुख विधि प्रणालियों का न्यायालय में प्रतिनिधित्व रहे। न्यायालय के निर्णय न्यायाधीशों के बहुमत से लिए जाते हैं। संविधि के अनुच्छेद 21 के अनुसार न्यायालय अपने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन 3 वर्ष की अवधि के लिए करता है। उक्त अवधि की समाप्ति के बाद इनका पुनः निर्वाचन भी हो सकता है। इसी क्रम में 14 फरवरी 1985 को भारत के न्यायमूर्ति डॉक्टर नगेंद्र सिंह को न्यायालय का अध्यक्ष चुन लिया गया था। डॉक्टर नगेंद्र सिंह का देहांत 11 दिसंबर 1988 को हो गया था, अतः वह अपने कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। फरवरी 1987 में जब वे न्यायालय के अध्यक्ष थे, उसके बाद जब वे 74 वर्ष के थे तो उनकी मृत्यु से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए चुनाव हुए, और 18 अप्रैल 1989 को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति RS पाठक को 1991 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज निर्वाचित कर लिया गया था। अब हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय की चर्चा करेंगे। संविधि के अनुच्छेद 22 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थापित रहेगा, परंतु खास बात क्या है, आवश्यक हो तो न्यायालय अपना कार्य अन्य स्थानों में भी कर सकता है। मूल रूप से इसकी जो सीट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, ये हेग में स्थापित है, लेकिन यदि न्यायालय सहमत हों तो ये अपने कार्यवाही को किसी अन्य स्थान पर भी संचालित कर सकते हैं। अब हम तदर्थ जजों की नियुक्ति का प्रावधान की बात करेंगे कि तदर्थ जज क्या होते हैं, एडॉक जजेस क्या होते हैं। तो संविधि के, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 31 के अनुसार न्यायालय में किसी वाद की सुनवाई के समय यदि वाद का एक पक्षकार की राष्ट्रीयता वाला व्यक्ति न्यायाधीश की बेंच में होता है तो दूसरे पक्षकार को अपनी राष्ट्रीयता का एक न्यायाधीश एडॉक के रूप में, अर्थात तदर्थ रूप में नियुक्त करने का अधिकार होता है। आप बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। सपोज करो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोई प्रकरण आया है, कोई मामला आया, कोई वाद आया, और उस 15 जजों की जो सीट है, जो जजेज हैं, जो बेंच है, उनमें एक पक्षकार का जज उस बेंच में है, तो दूसरा पक्षकार जिसका कि न्यायाधीश उस 15 जजों की बेंच में नहीं है, उसको अपना एडॉक जज नियुक्त करने का अधिकार होता है, जिससे कि उसके साथ न्याय किया जा सके। उदाहरण के लिए, भारत द्वारा पाकिस्तान ने हवाई जहाज़ों को अपनी भूमि के ऊपर से ले जाने पर रोक के स्वर, वो केस था, केस का नाम है बैनिंग ऑफ पाकिस्तान फ्लाइट्स ओवर इंडियन टेरिटरी 1972। बैनिंग ऑफ पाकिस्तान फ्लाइट्स ओवर इंडियन टेरिटरी 1972 में भारत ने डॉक्टर नगेंद्र सिंह की एडॉक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की थी। जब ये प्रकरण अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया था तो उस समय पाकिस्तान का राष्ट्रीयता का न्यायाधीश बेंच में था, लेकिन भारत का कोई न्यायाधीश उस बेंच में नहीं था, तो भारत ने एडॉक न्यायाधीश के रूप में डॉक्टर नगेंद्र सिंह की नियुक्ति की थी। क्योंकि न्यायालय द्वारा स्थापित बेंच में उस समय भारतीय राष्ट्रीयता का कोई न्यायाधीश नहीं था, जैसी चर्चा मैंने आपसे अभी की। अब हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बाध्यकारी प्रावधान की चर्चा करेंगे कि इनके जो निर्णय हैं वो किस प्रकार सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 94 के अनुसार प्रत्येक सदस्य ने यह उत्तरदायित्व स्वीकार किया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को उस वाद में मानेगा तथा पालन करेगा जिसमें वह एक पक्षकार है। ये चार्टर के अनुच्छेद 94 में स्पष्ट प्रावधान है। हर सदस्य ने ये कहा है कि जिस वाद में वो एक पक्षकार है तो उस वाद में यदि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोई निर्णय देता है तो उसको मानेगा। परंतु
यदि कोई भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से उत्पन्न उत्तरदायित्व का पूरा नहीं करता है, अर्थात वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को नहीं मानता है, उसकी अवहेलना करता है, तो दूसरा पक्षकार सुरक्षा परिषद में यह मामला उठा सकता है तथा सुरक्षा परिषद को फिर निर्णय देने का अधिकार है कि किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को मनवाया जाए। आप समझ गए होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की बाध्यकारी शक्ति कैसे है कि यदि पहले तो अनुच्छेद 94 में, चार्टर के अनुच्छेद 94 में स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक सदस्य ने यह संकल्प लिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को मानेगा। सपोज करो किसी मामले में वो देश, कोई देश पक्षकार है और वो उसके निर्णय को नहीं मान रहा है, तो दूसरा पक्षकार इस मामले को सुरक्षा परिषद में ले जाएगा और सुरक्षा परिषद फिर युक्त निर्णय लेगी और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को मनवाएगी अपने विभिन्न प्रावधानों के द्वारा, चाहे वो अध्याय 6 हो, चाहे वो अध्याय 7 हो। इस प्रकार वो उसको बाध्य करेगी कि वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को माने। अब हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा लागू की जाने वाली विधि की चर्चा करेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को स्पष्ट प्रावधान दिए हुए हैं कि वो जब भी कोई विवाद, कोई मामला, कोई डिस्प्यूट इसके समक्ष आता है तो वो निर्णय करते समय, फैसला सुनाते समय, डिसीजन करते समय वो किन किन बातों का ध्यान रखेगा, किन आधारों पर वो निर्णय सुनाएगा और निर्णय के बारे में विचार विमर्श करेगा। इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसी भी मामले पर निर्णय करते समय अपनी संविधि के अनुच्छेद 38(1) के अनुसार, संविधि स्टैट्यूट के अनुच्छेद 38(1) के अनुसार निर्णय करेगा तथा इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के निम्नलिखित स्रोतों को लागू करेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के निम्न जो सोर्सेज जिनकी चर्चा भी मैं करने जा रहा हूँ, उनके आधार पर उसी प्राथमिकता में, उसी क्रम से वो विचार विमर्श करेगा। अर्थात जब भी कोई मामला इसके समक्ष आएगा तो निर्णय करने से पहले सबसे पहले वो देखेगा क्या इस विषय पर कोई अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है, कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन है। यदि कन्वेंशन है, कोई प्रथा है, तो उसके आधार पर, कन्वेंशन है तो उसके आधार पर वो फैसला सुनाएगा। यदि कोई कन्वेंशन नहीं है तो फिर वो देखेगा क्या इस विषय पर कोई प्रथा, कोई इंटरनेशनल कस्टम है, उस कस्टम के आधार पर वो निर्णय सुनाएगा। कस्टम भी नहीं है तो फिर वो देखेगा कि सभ्य राज्यों के द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम क्या है। जो सिविलाइज्ड स्टेट्स उस समय थी, वहाँ आमतौर पर कानून क्या कहता है, उसके सामान्य नियम क्या हैं, उसके आधार पर निर्णय सुनाया जाता है। और चौथा, जब ये भी नहीं मिलता है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये देखेगा कि न्यायिक निर्णय क्या, इस पर क्या कोई न्यायिक निर्णय हुए, कोई जुडिशियल फैसले हुए, या कोई पंचायत का फैसला हुआ है, या कोई विभाजन का निर्णय है, या फिर लास्ट में वो ये भी देख सकता है कि उच्च योग्यता प्राप्त जो विधि शास्त्री हैं, जूरिस्ट हैं, उनकी कोई रचनाएं हों, कोई ऐसी पुस्तक लिखी हो जिसमें कुछ प्रकार के विवेचन किए हों। तो इन आधारों पर इस क्रम में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय निर्णय करता है और फैसले की कार्रवाई आगे बढ़ाता है। लेकिन इसके अलावा एक प्रावधान और है जिसको हम कहते हैं एक्स इको इट बोनो, एक्स इको इट बोनो, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 के 2 के अनुसार उसमें यह प्रावधान दिया है कि यदि संविधि के अनुच्छेद 38(1) के बावजूद, जो मैंने अभी आपको बताया 38(1) में क्या दिया था, क्या कोई इंटरनेशनल कस्टम, कन्वेंशन है, या कोई कस्टम है, या सभ्य राष्ट्रों द्वारा कोई स्वीकृत विधि के सामान्य नियम हैं, या कोई न्यायिक निर्णय, पंचायत या कोई उच्च विधि शास्त्रियों की कोई रचना है। इनके अलावा यदि पक्षकार राजी हों तो न्यायालय किसी वाद में उपयुक्त स्रोतों को नज़रअंदाज करके अन्य आधारों पर भी निर्णय सुना सकते हैं। इसको कहा गया है एक्स इको इट बोनो। अब हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 59 के अनुसार न्यायालय के निर्णय की बंधनकारी शक्ति या बाध्यकारी शक्ति केवल किसी बात के पक्षकारों पर और उसी बात तक सीमित है। इसका अर्थ यह है कि न्यायालय के पूर्व निर्णय ना तो राज्यों के ऊपर, ना ही स्वयं न्यायालय के ऊपर बंधनकारी है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि न्यायालय के पूर्व निर्णयों का कोई महत्व नहीं है। विधि सिद्धांत तथा वास्तविक अनुभव के रूप में न्यायालय के पूर्व निर्णय भविष्य के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अब हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार की चर्चा करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मोहर है, सील है, जो वो अपने कार्य में लेती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय अंतिम माना जाता है, उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, किंतु न्यायालय से पुनर्विचार की प्रार्थना की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, जैसे राष्ट्रीय न्यायालयों में, जिला न्यायालयों ने
या हाई कोर्ट्स ने कोई निर्णय दिया है तो उनके विरुद्ध अपील उच्च न्यायालयों में जाती है। उच्च न्यायालय से उसके उच्च न्यायालय अर्थात उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध कहीं अपील नहीं की जा सकती, केवल पुनर्विचार की प्रार्थना जरूर की जा सकती है। अब हम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। इसके क्षेत्राधिकार को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला स्वैच्छिक क्षेत्राधिकार, दूसरा ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, तीसरा अनिवार्य क्षेत्राधिकार, और एक क्षेत्राधिकार और है जिसको हम परामर्शकारी क्षेत्राधिकार भी कह सकते हैं या सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी कह सकते हैं। स्वैच्छिक क्षेत्राधिकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 36(1) के अनुसार न्यायालय की अधिकारिता में वे सभी वाद होते हैं जिनको पक्षकार न्यायालय के सुपुर्द करते हैं, तथा वे सब मामले भी आते हैं जिनका व्यक्त रूप में संयुक्त राष्ट्र चार्टर संधियों में वर्णन है। यह स्वैच्छिक अधिकारिता कहलाता है, अर्थात संधियों में पहले से ही वो स्पष्ट कर दिया जाता है कि इस मामले पे कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अधिकार होगा निर्णय करने के लिए। बिना किसी विशेष करार के कोई पक्षकार न्यायालय में वाद प्रस्तुत करता है तथा दूसरा पक्षकार उसके विरुद्ध वाद किया गया है अपनी सहमति प्रदान करता है तो न्यायालय को ऐसे वाद के प्रति अधिकारिता प्राप्त हो जाती है। जब तक कि वह संबंधित राज्य जिसका वाद में हित निहित है अपनी सहमति प्रदान नहीं करता, न्यायालय को ऐसे मामलों में सुनवाई नहीं कर सकता। ऐसे राज्य की अनुपस्थिति में न्यायालय अपना निर्णय नहीं दे सकता। जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है कि इस अधिकारिता के अंदर केवल राज्य ही पक्षकार होते हैं। अब हम जानेंगे कि ऐच्छिक क्षेत्राधिकार क्या है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 36 के 2 के अनुसार विद्यमान राज्य पक्षकार किसी भी समय घोषणा के द्वारा तथा बिना किसी विशेष समझौते द्वारा यह घोषणा कर सकते हैं कि किसी दूसरे राज्य के प्रति जो समान उत्तरदायित्व स्वीकार करता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अनिवार्य अधिकारिता प्राप्त हो जाती है। इस अधिकारिता को ऐच्छिक अधिकारिता कहते हैं। इस प्रकार इस प्रावधान के अंतर्गत राज्य पक्षकार न्यायालय को निम्नलिखित मामलों में अनिवार्य अधिकारिता प्रदान कर सकते हैं। पहला, किसी संधि का निर्वचन, किसी संधि का कोई इंटरप्रिटेशन करना हो। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय विधि का कोई प्रश्न हो। और तीसरा, किसी तथ्य का विद्यमान होना जो यदि स्थापित हो जाए तो अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का उल्लंघन माना जाएगा। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के उल्लंघन में हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की प्रकृति तथा सीमा। अतः संक्षेप में न्यायालय को 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त होते हैं। पहला, यदि पक्षकार किसी मामले को न्यायालय को सुपुर्द करने को तैयार होते हैं तो यह प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 36 के 1 के तहत दिया गया है। दूसरा, यदि पक्षकार न्यायालय को अनिवार्य अधिकारिता प्रदान करते हैं तो यह प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 36 का दूसरे भाग में दिया गया है। और तीसरा क्षेत्राधिकार कि यदि पक्षकार कोई संधि करते हैं और उसमें यह प्रावधान रखते हैं कि संधि के विभिन्न प्रावधानों के विषय में मतभेद होने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिया गया निर्वचन उन्हें दोनों को सभी को मान्य हुआ। यह प्रावधान अनुच्छेद 37 में दिया गया, संविधि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 37 में दिया गया है। उपरोक्त तीनों प्रकार के तरीके राज्यों की सहमति पर आधारित हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अपने आप में राज्यों के ऊपर अधिकारिता प्राप्त नहीं होती है। न्यायालय को राज्यों के विवादों का निस्तारण करने की अधिकारिता तभी प्राप्त होती है जब राज्य उसे व्यक्त रूप से क्षेत्राधिकार या अधिकारिता प्रदान करते हैं। इसका मुख्य कारण राज्यों की प्रभुत्व संपन्न समानता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इक्वलिटी। अब हम जानेंगे कि अनिवार्य क्षेत्राधिकार क्या है। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐच्छिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य पक्षकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अनिवार्य अधिकारिता प्रदान कर सकते हैं। अनिवार्य अधिकारिता निम्नलिखित 2 प्रकार से प्रदान की जा सकती है। पहला, राज्य पक्षकार किसी संधि या अभिसमय में यह प्रावधान रख सकते हैं कि झगड़ा या विवाद होने पर न्यायालय को उस पर निर्णय देने की अनिवार्य अधिकारिता होगी। और दूसरा,
राज्य पक्षकार न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 36(2) के अनुसार बिना किसी विशेष समझौते के किसी भी समय यह घोषणा कर सकता है कि किसी दूसरे राज्य के प्रति जो समान उत्तरदायित्व स्वीकार करता है, किसी झगड़े के प्रति न्यायालय को अनिवार्य अधिकारिता प्राप्त होगी। ऐसी घोषणाएं 3 प्रकार की हो सकती हैं। पहली प्रकार की घोषणाएं हैं जो बिना किसी शर्त की होती हैं। दूसरे प्रकार की घोषणाएं वो हो सकती हैं जिसमें राज्य पक्षकार यह शर्त लगा सकता है कि वह तभी वैध होगी जब दूसरा या अन्य राज्य भी वैसा ही करे। और इसके अतिरिक्त तीसरे प्रकार की घोषणा वो हो सकती है जो एक निश्चित समय के लिए हो। तो इस प्रकार हमने देखा कि अनिवार्य क्षेत्राधिकार क्या होता है। अब हम जानेंगे कि परामर्शकारी क्षेत्राधिकार या सलाहकारी क्षेत्राधिकार या जिसको एडवाइजरी जुडिक्शन कह सकते हैं, वो क्या होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 96 के अनुसार महासभा अथवा सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से किसी भी कानूनी प्रश्न पर सलाहकारी मत देने की प्रार्थना कर सकती है। महासभा से अनुमति प्राप्त करके संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे अंग तथा विशिष्ट एजेंसियां भी अपने कार्य क्षेत्र के भीतर कानूनी प्रश्नों पर सलाहकारी मत के लिए न्यायालय से प्रार्थना कर सकते हैं। परंतु यह स्मरणीय है कि सलाहकारी मत ना तो सच्चे अर्थों में निर्णय होता है, ना ही उसका बंधनकारी प्रभाव होता है। स्वयं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बाध्य नहीं है कि वह सलाहकारी मत दे, परंतु अभी तक एक बार भी इस प्रकार की प्रार्थना को न्यायालय ने अस्वीकार नहीं किया है। वास्तव में न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग के रूप में अपना कर्तव्य समझता है कि वह संस्था के कार्यों में भाग लें तथा इसके प्रमुख अंगों तथा विशिष्ट एजेंसियों के साथ सहयोग करके संस्था के उद्देश्यों में या उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता या योगदान प्रदान करे। चार्टर के अनुच्छेद 96 के दूसरे भाग में प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए महासभा ने निम्नलिखित को न्यायालय से सलाहकारी मत की प्रार्थना करने के लिए अधिकृत किया हुआ है। अर्थात महासभा ने ये जो कौन कौन से अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं वो उसके लिए अधिकृत किया हुआ है अनुच्छेद 96 के दूसरे भाग में। वो अंग कौन कौन से हैं? पहला है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, दूसरा है न्यास धारिता परिषद, तीसरा महासभा की अंतरिम समिति और चौथा है प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णयों के पुनरीक्षण की प्रार्थना की समिति और पांचवा है संयुक्त राष्ट्र संघ की 14 विशिष्ट एजेंसियां तथा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु शक्ति एजेंसी। आशा है आपको इतने विस्तार से अध्ययन के बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित विभिन्न प्रावधान स्पष्ट हुए होंगे कि इसका संरचना किस प्रकार की है, इसमें निर्णय कैसे लिए जाते हैं, क्या जजों का पुनर्निर्वाचन होता है और इसके विभिन्न प्रकार के क्षेत्राधिकार या अधिकारिता क्या है। और इनसे संबंधित मैं आपको ये बताना स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कई बार परीक्षा में और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ भी लिए जाते हैं। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।